नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और आज देश भर में सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुभाष चंद्र बोस को याद करने कोलकाता पहुंच चुके हैं, तो उधर कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यानी दोनों 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 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यक्रम करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में ये होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करता है। लेकिन आज हम जिस पहलू के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का वो हिस्सा जो शायद ही कोई जानता है, और अगर आप जानते भी हैं तो ये प्रोग्राम आपके और ज्ञान को बढ़ावा दे सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस के दिल में भारत बसता था, लेकिन उनके दिल के कोने में एक ऐसा हिस्सा भी था जिसमें उनकी वाइफ बसती थी। लेकिन कई चर्चे होते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस ने शादी किससे की, तो वो शादी उन्होंने ऑस्ट्रिया में की थी। किसी भारतीय लड़की से उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि जब वो ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वहां राजधानी वियना में उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। उनसे जुड़ा वो किस्सा हम आपको बताएंगे कि कैसे उनकी शादी हुई और शादी की बातें को आज तक इतना गुपचुप तरीके से क्यों रखना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी शादी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस देश को आजाद कराना चाहते थे और इसको लेकर उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की थी, उनसे भी मदद मांगी थी, लेकिन हिटलर ने इन मौके पर धोखा दे दिया था। वो सारी बातें आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का वो हिस्सा जो बेहद अहम है। उनकी एक बेटी भी है, अनीता बोस, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आजकल वो कहाँ हैं, किस हाल में है सुभाष चंद्र बोस का परिवार, आप इस पूरे रिपोर्ट में देखिए। ये 1934 का साल था। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। उस वक्त तक उनकी पहचान कांग्रेस के योद्धा के तौर पर होने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी 1932 में खराब होने लगी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई थी। हालांकि इलाज का खर्च उनके परिवार को ही उठाना था। वियना में इलाज कराने के साथ ही उन्होंने तय किया कि ये यूरोप रह रहे भारतीय छात्रों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी दौरान उन्होंने एक यूरोपीय प्रकाशक ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम सौंपा, जिसके बाद उनके एक सहयोगी की ज़रूरत महसूस हुई जिसे अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो। बोस के दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो लोगों का रेफरेंस दिया। बोस ने दोनों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। तब दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। ये दूसरे उम्मीदवार थी 23 साल की एमिली शेंकले। बोस ने इस खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को जॉब दे दी। एमिली ने जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1934 में सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे। इस मुलाकात से पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने पर था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाजा भी नहीं था कि एक एमिली उनके जीवन में नया तूफान लेकर आ चुकी है। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर हिज मैजेस्टी ओपिनियंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर किताब लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एमिली से मुलाकात के बाद सुभाष के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया। सुगत बोस के मुताबिक इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी से में दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन एमिली की खूबसूरती ने सुभाष पर मानो जादू सा कर दिया। सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में एमिली के हवाले से लिखा है, प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए। 26 जनवरी 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे।
लेकिन जब वे लोग सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उनके व्यक्तित्व की कायल हुए बिना नहीं रहे। जाने माने एकेडमिक विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को तुलनात्मक रूप से पेश करते हुए एक पुस्तक लिखी है, नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। पेंगुइन इंडियन से प्रकाशित इस पुस्तक में एक चैप्टर है, टू वुमेन एंड टू बुक्स। इसमें बोस और नेहरू के जीवन में उनकी पत्नियों की भूमिकाओं के बारे में लिखा गया है। मुखर्जी ने इसमें लिखा है कि सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनके रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है। एक दूसरे को खत लिखते वक्त दोनों एक दूसरे के लिए जिस संबोधन का इस्तेमाल करते, उससे यह जाहिर होता कि एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती हैं, जबकि बोस उन्हें मिस शेंकल या पॉल शेंकल लिखते हैं। यह हकीकत है कि पहचान छुपाकर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भाग दौड़ करने के लिए चलते सुभाष अपने प्यार भरे रिश्ते के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतते होंगे। लेकिन एमिली को लेकर के उनके अंदर कैसा भाव था, इसे उस पत्र से समझा जा सकता है जिसे आप सुभाष चंद्र बोस का लिखा लव लेटर कह सकते हैं। यह निजी पत्र पहले तो सुभाष चंद्र बोस के एमिली को लिखे पत्र के संग्रह में शामिल नहीं था। इस पत्र को एमिली ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था। मार्च 1936 को लिखा यह पत्र इस तरह से शुरू होता है, माय डार्लिंग, समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसमें आगे बोस ने लिखा है कि मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख न पाऊं, हो सकता है कभी पत्र नहीं लिख पाऊं, लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच, मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पत्र के अंत में सुभाष ने लिखा कि मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूं, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूं। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया। पत्र के अंत में सुभाष ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन एमिली ने इस पत्र को संभाल कर रखा। जाहिर है एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। इस बारे में सुभाष चंद्र बोस के घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी एसीएन नाम्बियार ने सुगत बोस को बताया, सुभाष एक अड़ियल वाले शख्स थे। आइडिया उनके पास था, उनका ध्यान केवल भारत को आज़ादी दिलाने पर था। अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका आया जब उन्हें एमिली से मोहब्बत हुई। वो उनसे बेहद प्यार करते थे, डूबकर मोहब्बत करने जैसा उनका प्रेम था। सुभाष की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल या मई 1937 में एमिली को भेजे एक पत्र से जाहिर होता है, जो उन्होंने कैपिटल अक्षरों में लिखा था। उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने को सोच रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभाव लिखना कितना मुश्किल था। मैंने तुम्हें केवल यह बताना चाहा कि जैसा मैं पहले था वैसा ही अब भी हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। तुम हमेशा मेरे साथ हो, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं कितना दुखी रहा, अकेलापन महसूस किया। केवल एक चीज मुझे खुश रखती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ये संभव होगा। इसके बाद भी दिन रात में इसके बारे में सोच रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाएं। इन पत्रों में जाहिर अकुलाहट के चलते ही जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष और एमिली ने आपस में शादी कर ली थी। ये शादी कहाँ हुई, इस बारे में एमिली ने कृष्णा बोस को बताया था कि 26 दिसंबर 1937 को उनकी 27वें जन्मदिन पर यह शादी ऑस्ट्रिया के बादगास्तीन में हुई थी, जो उन दिनों इन दोनों का पसंदीदा रिजॉर्ट हुआ करता था। हालांकि दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय बनाए रखने का फैसला किया। कृष्णा बोस के मुताबिक एमिली ने शादी का दिन बताने के अलावा कोई दूसरी जानकारी शेयर नहीं की।
हाँ, अनीता बोस ने उन्हें यह जरूर बताया कि उनकी मां ने बताया था कि शादी के मौके पर उन्होंने आम भारतीय दुल्हन की तरह माथे पर सिंदूर लगाया था। ये शादी इतनी गोपनीय थी कि उनकी बागास्तीन रहने के दौरान ही उनके भतीजे अमिये बोस भी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एमिली महज अपने चाचा की सहायक भर लगी थी। इस शादी को गोपनीय रखने की संभावित वजहों के बारे में रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है कि बहुत संभव रहा होगा कि सुभाष इसका असर अपने राजनीतिक कैरियर पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे। किसी विदेशी महिला से शादी की बात आने पर उनकी छवि पर असर पड़ सकता था। रुद्रांशु की इस आशंका को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। शरद चंद्र बोस के सचिव रहे और अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक नीरज सी चौधरी ने 1989 में द हैंड ग्रेट आर्नाक इंडिया 1921 to 1951 में लिखा है। यह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हिस्सा था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब मुझे झटका लगा। बहरहाल 3 बार सांसद रहीं और शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी पर अ ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष लिखी, जिसमें सुभाष और शैंकले के बीच के प्रेम संबंधों का दिलचस्प विवरण दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस एमिली के प्यार से बाघिनी कहकर भी बुलाया करते थे। हालांकि इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि एमिली इंटेलेक्ट के मामले में सुभाष के आसपास नहीं थी। सुभाष तब इसे जाहिर भी कर देते थे। कृष्णा बोस के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की एमिली भारत के तब के कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए वियना से रिपोर्ट लिखने का काम शुरू करें। सुभाष के कहने पर एमिली ने द हिंदू और मॉडर्न रिव्यू के लिए कुछ लेख लिखे थे, लेकिन वो समाचार के विश्लेषण करने में सहज नहीं थी। सुभाष कई बार उनसे कहा करते थे कि तुम्हारा लेख ठीक नहीं था, उसे नहीं छापा गया है। इसकी झलक एक और जगह देखी जा सकती है। 12 अगस्त 1937 को लिखे एक पत्र में सुभाष एमिली को लिखते हैं, तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन किताबों को तुम्हें देने का कोई मतलब है। तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो भी तुमने नहीं पढ़ी है। यानी उनसे बेहद करीबी रिश्ता रखते थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये वो हिस्सा है जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कम ही लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के नायक के साथ साथ भी वो एक बेहतर दिल वाले थे और उन्होंने अपने प्यार के रिश्तों को भी सहेज कर उसे अंजाम तक पहुंचाया। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो आपने देखा सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का निजी हिस्सा, जिसमें आपको अनछुए किस्से वो लेटर पढ़ने को मिले जिससे उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी को लिखा था। और उनकी शादी में कोलकाता से भी कुछ लोग गए थे, उनके करीबी रिश्तेदार, लेकिन इसकी भनक बहुत कम ही लोगों को लगती है। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के आज भी बहुत सारे किस्से हैं जो अनसुलझे हैं, और इसकी सुलझाने को लेकर के अक्सर नेताजी के परिवार वाले, कोलकाता के रहने वाले बहुत सारे लोग इस बात को जोर शोर से उठाते रहते हैं कि नेताजी की जिंदगी का हर पहलू सामने आना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार से बहुत सारी फाइलें हैं जिसको आज भी रहस्य तौर पर रखा गया है, लेकिन बताया नहीं जाता है। मांग तो कई बार होती रही है कि सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से जुड़ा हर किस्सा देश के सामने लाया जाए। देश नायक के रूप में ममता बनर्जी उनका देश आज जयंती मना रही हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे किस्से हैं जो अनसुलझे हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, आप हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आपको पसंद आया हो तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही किस्से कहानियां आप जब हम लेकर आए तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.